बंगाल चुनाव, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा की बीजेपी में शमूलियत, ऐसी और कई अहम खबरों के बीच एक अहम खबर शायद आपकी नज़रों से नहीं गुजरी होगी। और वैसे भी गोदी मीडिया का काम है कि वो ऐसी खबरें नहीं बताती जिसका उन्हें आदेश नहीं दिया गया हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ शारिक नक्शबंदी, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मालेगांव में बम ब्लास्ट को 20 साल गुजर गए। 31 लोगों की जान चली गई थी, 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इस दौरान 3 जांच एजेंसियों ने जांच की, सैकड़ों गवाहियां हुई, कई सारे लोग गिरफ्तार हुए और नतीजा 0, क्योंकि इस धमाके में शामिल 4 आरोपियों को यानी 4 मुल्जिमीन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिस्चार्ज करने का फैसला लेते हुए कहा कि इसमें अभी तक कोई ऐसा प्रूफ पेश नहीं किया जा सकता, लिहाजा हम इन मुल्जिमीन को डिस्चार्ज कर रहे हैं, यानी केस अब बंद होने जा रहा है। और जो 4 मुल्जिमीन को डिस्चार्ज किया गया, मैं उनके नाम आपको बताता चलूं। पहले आरोपी का नाम है लोकेश शर्मा, दूसरे का नाम है मनोहर राम सिंह, तीसरा राजेंद्र चौधरी और चौथा धन सिंह। लेकिन अफसोस, ये खबर शायद ही आपने किसी गोदी मीडिया के चैनल पर देखी होगी। यह एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें एक हाई कोर्ट इस केस में शामिल मुल्जिमीन को सिर्फ इसलिए डिस्चार्ज कर देता है कि उनके खिलाफ कोई प्रूफ पिछले 20 सालों में प्रेजेंट नहीं कर सके। महाराष्ट्र के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 मुल्जिमों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि इनके खिलाफ कोई प्रूफ अभी तक सामने नहीं आया। साल 2006 में मालेगांव में हुए बम धमाकों में 31 लोगों की जान चली जाती है, 300 से ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। इस दौरान महाराष्ट्र ATS, NIA और CBI जैसी जांच एजेंसियों ने 20 साल तक इन्वेस्टिगेशन किया। करोड़ों रुपए इस इन्वेस्टिगेशन पर खर्च किए गए और सैकड़ों पुलिस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज ने अपना वक्त दिया। लेकिन अफसोस, ये तीनों ही एजेंसियां इस केस की तह तक पहुंचने में नाकाम रही। बॉम्बे हाईकोर्ट के केस बंद करने के फैसले के बाद मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में कई अहम सवाल पैदा होते हैं। सबसे पहला सवाल तो यह पैदा होता है कि हमारे देश की जांच एजेंसियां इतनी सक्षम यानी कैपेबल नहीं है कि वो 20 साल तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस केस को हल नहीं कर सकी है। दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि जब साल 2006 में ब्लास्ट हुए थे तो उसके बाद जिन आरोपियों को पकड़ा गया था, क्या वो गैर जरूरी और इलीगल तरीके से पकड़े गए थे। तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि आनन फानन में जिन मुल्जिमीन को आरोपी बनाया गया था, क्या उस वक्त के सियासी दबाव के पेश नज़र इन एजेंसियों ने उन लोगों को गिरफ्तार किया था। चौथा और अहम पहलू इस केस का कि तीनों जांच एजेंसियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट एक दूसरे से अलग बताई है। इस केस के शुरुआती दिनों में 9 मुसलमानों को गिरफ्तार करके बताया गया कि इन 9 सिमी के नौजवानों ने मालेगांव में बम धमाके करवाए जो देश में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान फसाद पैदा करना चाहते थे। बाद में इसी केस को CBI ने संभाला और अपनी दाखिल की गई चार्जशीट में ATS के दावे को सपोर्ट किया। इस केस में टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब एक दूसरे बम धमाके के केस की इन्वेस्टिगेशन में 2010 में स्वामी असीमानंद का बयान सामने आया, जिसमें मालेगांव बम ब्लास्ट के पीछे हिंदुओं का हाथ था, ऐसा स्वामी असीमानंद ने बताया था। बस यहीं से केस टर्न हो गया और 2011 में NIA को जांच देने के बाद NIA ने 2013 में एक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें बताया गया कि मालेगांव में किए गए बम ब्लास्ट में कुछ हिंदू और हिंदू संगठनों का हाथ है। इसी तरह 2008 में भी भिक्खू चौक पर यानी मालेगांव में होने वाले दूसरे बम धमाकों में साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित जैसे लोगों का नाम सामने आता है। बहरहाल यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि धमाके चाहे कोई करे, उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी देश की जांच एजेंसियों की होती है। लेकिन 20 साल तक मुसलसल 3 अहम देश की जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि ये 31 बेकसूर नौजवानों की, 31 बेकसूर लोगों की जान लेने के पीछे असल जिम्मेदार कौन है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि जब 20 साल तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसका असल कसूरवार कौन होगा। क्या कसूरवार वो लोग होंगे जिन्होंने धमाके करवाए थे, या कसूरवार वो लोग होंगे जो इन धमाका करने वालों तक नहीं पहुंच सके। ये एक अहम अपडेट मालेगांव ब्लास्ट से मुतालिक आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर लिखें। शुक्रिया।